गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित सैनी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियल मैम रीजनिंग पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे और बढ़िया होंगे। तो देखो, अपन आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और वो भी किसके? साइंस के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आप लोगों को पता ही है क्या क्या होता है भैया। फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायो होगी। ठीक है, तीनों के तीनों इसमें कवर करे गए हैं। और इस 5000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये अपनी इस सीरीज का 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, ये अपना 4th लेक्चर है। तो अपन रोज कंटिन्यू इसमें क्या करेंगे, आपको नए नए क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो हर बार पूछे जाते हैं। और हमेशा याद रखिए 40% जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं भैया, बार बार एग्जाम में जो आए हुए होते हैं ना वही वाले कंसेप्ट। अब देखो इतने ही साइंस में लिमिटेड टॉपिक है यार, कहां कहां से क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो अपन लोग स्टार्ट करते हैं और आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि नोट्स भी आप लोग अच्छे से इसके बना लो। समझ में आ गई सभी लोगों को बात? देखो भैया क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भैया इनमें से कौन से वाले जो पेयर हैं, जोड़े हैं, करेक्टली मैच्ड नहीं है भैया, सही से सुमेलित नहीं किए गए हैं। इनमें से कौन से सही से सुमेलित नहीं किए गए हैं? अच्छा जी, मुझे अभी एक बात बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राई आइस, सूखी बर्फ। अच्छा, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सभी को पता है सर, ड्राई आइस तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं। किसको? सॉलिड CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखिए सही सुमेलित है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सर सही सुमेलित है। तो देन उसके बाद में बात आती है किसकी? देन उसके बाद में बात आती है मस्टर्ड गैस की। मस्टर्ड गैस क्या है? तो पता है ना मस्टर्ड गैस क्या है सर? कौन से प्रथम विश्व युद्ध में यूज ली गई थी, काम में ली गई थी, और एक जहरीली गैस है। इसको केमिकल वेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल वेपन। ठीक है, केमिकल वेपन बोलते हैं इसको। मतलब कि क्या है? रासायनिक हथियार है। जब युद्ध हुआ था ना तो इसका मस्टर्ड गैस से इससे इफेक्ट क्या होता है? स्किन को इफेक्ट करती है, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं उनको अफेक्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है, और साथ में डीएनए को ही चेंज कर देती है। डीएनए जो है ना आपका उसी को, ताकि अजीबोगरीब हरकतें होती हैं फिर शरीर में। समझ गए ना? अजीबोगरीब बदलाव आने लगते हैं। देन उसके बाद ये भी सही है, बिल्कुल जी सही बोला है, रासायनिक युद्ध में काम आती है। फिर नेक्स्ट वाला जो है आपका वो है भैया क्या है? टेफ्लोन है, जिसको क्या बोला गया भाई? पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरीन, पॉलीमर युक्त फ्लोरीन है। बिल्कुल सही बात जी, टेफ्लोन जो होता है वो पॉलीमर युक्त फ्लोरीन ही है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पॉलीमर युक्त फ्लोरीन ही है ये तो। अब देन उसके बाद में ये भी चलो सही है। देन उसके बाद में लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं भाई साहब। ये लीजिए जी, करते हैं बात, आपके सामने है फुलरीन। तो फुलरीन किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन। भाई फ्लोरीन वाले कार्बन यौगिक होते हैं क्या? अरे नहीं, फुलरीन क्या होता है? फुलरीन तो C60 होता है। कैसे लिखते हो फुलरीन को? जल्दी से बताइए, फुलरीन को कैसे आप लोग लिखते हो? आप लोग बताओगे सर C60 से फुलरीन को लिखते हैं। अच्छा, ये क्या है? कार्बन का ही एक अपर रूप है। क्या बताओगे सर? ये क्या है? कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप है। समझ में आ गई बात? अच्छा साथ में एक चीज मुझे और बता दीजिएगा आप लोग, इसको नाम किसने दिया? जो फुलरीन है, ये रहा जी फुलरीन। तो फुलरीन का नाम किसने दिया? किस साइंटिस्ट ने फुलरीन का नाम दिया? जल्दी से मुझे बता दीजिए। क्या बताओगे सर? रिचर्ड, किसने दिया था? रिचर्ड बकमिनिस्टर ने दिया था। किसने दिया था सर? बकमिनिस्टर ने दिया था। ये लीजिए जी, बकमिनिस्टर ने इसका नामकरण किया था। ऊपर लिख देता हूं, नामकरण किसने किया था। ठीक है, नामकरण। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो कौन सा गलत हो गया? ये वाला गलत हो गया सर। 4th वाला जो है ना ये गलत हो गया, बाकी सारे के सारे सही है। और ऊपर पूछा था कौन से वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अभी आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। आप लोगों की स्क्रीन पे देखो आगे वाला क्वेश्चन। अभी मुझे इसका आंसर आप लोग जल्दी से कर दीजिए। आपसे पूछा गया कि कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। कॉकरोच जो होता है पानी में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि इसका श्वसन अंग होता है। भैया जो कॉकरोच होते हैं वो पानी में जिंदा क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि कहां से सांस लेते हैं? उनका जो श्वसन अंग है, जो श्वसन अंग है कॉकरोच का, वो क्या है? मुझे जल्दी से बता दीजिए, श्वसन अंग क्या है? कहां से कॉकरोच जो है वो सांस लेते हैं? जल्दी से बताइए एक बारी। क्या बता पा रहे हो आप लोग? आप लोग बोलोगे सर ट्रेकिया से सांस लेते हैं। किससे? ट्रेकिया से सांस लेते हैं सर। किससे? ट्रेकिया से। जल्दी से बताइए कौन सा हो गया? ये रहा जी ट्रेकिया।
इसको ट्रेचिया या ट्रेकिया बोलेंगे हिंदी में। तो ट्रेकिया से जो कॉकरोच होते हैं वो सांस लेते हैं, अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उनका ट्रेकिया, इसीलिए वो क्या होते हैं, पानी में भी सर्वाइव, पानी में कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर, पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते वो। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप लोगों की स्क्रीन पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लग चुका है और उसका मुझे जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखते रहिए। देखो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया कि एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन इज, मानव का औसत रक्तचाप कितना है, मानव का औसत रक्तचाप पूछा है आप लोगों से, औसत रक्तचाप हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे तो बीपी पूछा आपसे, ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर हो जाता है ना तो वो कितना होता है, तो आप लोग क्या बताओगे सर, इसमें से देखो ऑप्शन 60, 120 या फिर 100, 220, 80 या फिर 120, 80 क्या होता है, जल्दी से मुझे एक बात आप लोग जो है वो मुझे फटाक से बता दीजिए। अभी देखते हैं भैया, बात कर लेते हैं। चलो अच्छा, मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जो मानव का औसत रक्तचाप जो होता है ना वो कितना होता है, वो होता है 120/80। कितना होगा सर, 120/80। देखो हाई बीपी कितना होता है, 120 जो है ये वाला, ये रहा जी 120, तो 120 से ऊपर होता है तो उसको तो हाई बीपी बोल देते हैं, और 120 से अगर 80 से नीचे आ जाता है तो उसको लो बीपी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, उसको लो बीपी बोल देंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भैया ये माप हो गया कि 120 से अगर किसी के ऊपर हो जाता है ना उसको तो हाई बीपी बोल देते हैं। ठीक है, और जो अगर 80 है और 80 से भी कम हो जाता है तो उसको क्या बोलोगे, उसको लो बीपी बोल दोगे। समझ में आई कि नहीं आई बात, जल्दी से मुझे बता दीजिए। अच्छा एक बात और बताओ, कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या बताओगे सर, ये वाला सही हो जाएगा 120/80। अच्छा साथ में एक बात बताओ, जो बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, भाई ऐसा यंत्र जो बीपी मापते हैं, जिससे बीपी मापने वाले यंत्र को क्या बोलोगे, जल्दी से मुझे बता दो, बीपी किस यंत्र से मापी जाती है। सभी आपके दिमाग में इस टाइम पे आ रहा होगा सर, स्फाइग्नोमैनोमीटर, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे सर, उसको बोलोगे मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर बोला जाता है सर उसको, फिर से लिख लो, क्या बोलोगे सर, उसको स्फाइग्नोमैनोमीटर बोला जाता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर उसको बोला जाता है। ये रहा जी स्फाइग्नो। जो आपने देखा होगा ना, आपके दादाजी दादी की तबीयत खराब हो जाती है भाई, उनको हाई बीपी या लो बीपी की अगर होगी बीमारी, तो जैसे ही आप लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो वो नापते हैं ना डॉक्टर, जिस यंत्र से बीपी नापते हैं, तो वो वाला स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया, आगे वाले क्वेश्चन पे आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपसे पूछा गया है भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। भैया सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं मानव की, जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग क्या बता पा रहे हो भैया कि अग्नाशय हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं उपकला कोशिका है, या फिर भैया तंत्रिका कोशिका है, या फिर अर्धचर्मिका कोशिका, या फिर एपिडर्मल सेल है, कौन सी है, जल्दी से मुझे एक बात आप लोग जो है वो अभी यहां पे मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताओ। तो क्या बता पा रहे हो आप लोग कि सर सबसे मानव शरीर की अगर सबसे लंबी इसकी कोशिका की अपन बात करें तो सर तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल है। कौन से वाली है सर, ये रही, ये देखो तंत्रिका कोशिका जो होती है, नर्व सेल जो होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, न तो अग्नाशय, न उपकला कोशिकाएं, न अधिचर्म कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं आप लोग एपिडर्मल सेल। तो ये नहीं होती, कौन सी होती है सर, नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को, हाँ जी समझ में आ गई। तो आगे की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है आप लोगों से वो पूछा गया है कि द कॉमन नेम ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट इज। आपसे पूछा गया भैया सोडियम टेट्राबोरेट का आम नाम क्या है, या सोडियम टेट्राबोरेट का कॉमन नेम क्या है, जल्दी से बता दीजिए इसका कॉमन नेम क्या है भैया, कॉमन नेम क्या है, आप लोग मुझे आंसर करके इसका जल्दी से बताएं एक बारी, कॉमन नेम क्या होगा। सोडियम टेट्राबोरेट को आप लोग क्या बोलोगे, तो बता देता हूं, सेंधा नमक भी नहीं बोलते, इप्सम सोल्ट, जिप्सम भी नहीं बोलते, बोरेक्स और या फिर गैलेना। क्या बताओगे आप लोग, बताओगे सर बोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलोगे, ये रहा जी बोरेक्स, सर बोरेक्स बोलते हैं। किसको बोलोगे, सोडियम टेट्राबोरेट को क्या बोलोगे आप लोग, सर बोरेक्स बोलेंगे हम लोग। क्या बोलोगे, बोरेक्स बोलेंगे। अच्छा फॉर्मूला और बता दो साथ में, बोरेक्स का फॉर्मूला भी अपन कर लेते हैं, अगर आप लोगों को आता है तो फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताओगे सर,
Na2, देन उसके बाद B4O5 क्या आता है, B4O5, B4O5 के बाद में OH की होल 4, OH, ये रहा जी OH, और ये 4 लग गया बाहर, और देन उसके बाद में सारे के बाद में क्या आता है, डॉट एट H2O, डॉट एट H2O, ये रहा जी फॉर्मूला इसका। समझ में आ गई कि बोरेक्स जो होता है वो Na2 B4O5 OH4 डॉट एट H2O, इसका ये फॉर्मूला होता है। और वैसे बोला जाता है इसको सोडियम टेट्राबोरेट। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सर सोडियम टेट्राबोरेट। क्या बोलोगे, सोडियम टेट्राबोरेट बोलेंगे सर, सोडियम टेट्राबोरेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। समझ में आ गई तो नेक्स्ट वाले पे ये लीजिए जी। अभी देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसे पढ़िए और इसका मुझे आंसर दे दीजिए सर। इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर दे देना। देखो क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ। भाई आपसे पूछा है कि मानव आंख जो है, मानव आंख है वो किस तरंगदैर्घ्य के दृश्यमान प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि सबसे पहले तो दृश्य प्रकाश की बात कर लेते हैं, विजिबल लाइट की बात कर लेते हैं। किसकी, विजिबल लाइट की। तो मुझे जल्दी से बताइए विजिबल लाइट कहां से कहां तक होती है, जो दृश्य प्रकाश, मैं लिख देता हूं यहां पे भैया, दृश्य प्रकाश जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। क्या बताओगे सर, दृश्य प्रकाश जो होता है ना वो कहां से, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहां से, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके सर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि भैया 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक तो क्या है आपका विजिबल लाइट है, इसमें से सबसे ज्यादा मानव आंख जो होती है ना वो किसके प्रति संवेदनशील होती है। भाई ऐसी कौन सी वाली तरंगदैर्घ्य होगी 3800 से 7800 लेके। और अच्छा जल्दी से एक बात और मुझे बता दीजिए, विजिबल लाइट में क्या क्या आते हैं, विजिबल लाइट में VIBG YOR कौन कौन से आते हैं, विबजोर आता है भैया, ठीक है, विबजोर आता है ना। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए, विबजोर V का हो गया 3800 एंगस्ट्रॉम, R का हो गया कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम हो गया भैया, कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम। अच्छा मुझे एक बात बताओ अभी कि इसमें से कौन सी वाली वेवलेंथ है जिसके प्रति जो ह्यूमन आई है ना, अपनी जो आंख है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अपनी आंख किसके प्रति ज्यादा संवेदनशील है ये बता दीजिए। क्या बताओगे सर, वो है 555 नैनोमीटर, या फिर इसको लिखोगे तो 555 और 0 एंगस्ट्रॉम। ये रहा जी 5550 एंगस्ट्रॉम या फिर 555 नैनोमीटर। एनएम का मतलब है यहां पे नैनोमीटर, और एक नैनोमीटर में कितने होते हैं जल्दी से बताओ, 1 nm बराबर कितने होते हैं भैया, 10 की पावर -9 मीटर होता है। समझ में आ गई ना ये वाली बात। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के। समझ में आ गई ना, 10 की पावर -10 मीटर। तो यहां पे क्या बताओगे, जो 555 वाली है ना वो सर आंख के प्रति सबसे ज्यादा अपनी क्या होती है, संवेदनशील होती है। इस वेवलेंथ पे अपनी आंख जो होती है वो संवेदनशील होती है। समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस कर दीजिए, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत ही शानदार आप लोगों का जो क्वेश्चन लगा है, आपसे पूछा गया फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइड्स टू फिक्स्ड पॉइंट इनटू। भाई जो फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है में दो निश्चित बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अरे दो निश्चित बिंदुओं का मतलब है जैसे कोई भी मान लेते हैं कि ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये मान लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल है। तो देखो स्केल पे ऐसे ऐसे चिन्ह नहीं होते, एक बड़ा सा फिर छोटे 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 फिर एक और बड़ा, ऐसे ऐसे स्केल पे यूं नहीं होते क्या, और बीच वाले ये इसको कई भागों में विभाजित किया होता है, ठीक है, ऐसी स्केल है। तो अगर मैं मानूं कि ये फ़ारेनहाइट स्केल है तो ये बीच वाले जो खाने हैं ये कितने होंगे, जो दो निश्चित भागों के बीच में जो निश्चित बिंदु है, ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, इनको बीच में कितने भागों में डिवाइड करके रखते हैं, 180 भाग में रखेंगे या फिर 212 भाग में रखेंगे या फिर 100 भाग में या फिर 32 भाग में। जल्दी से बताइए कितने भागों में बांट के रखते हैं। फिर एक बढ़िया सी चीज आप लोगों को और बताऊंगा। तो आप लोगों का आंसर यहां पे है क्या सर, उसको 180 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। ये वाली जो जगह है ना यहां पे 180 खांचे बने हुए थे, 180 भाग कटे रहते हैं एकदम से ऐसे डिस करके 180 भाग, ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों के। फिर देखो एक बात अपन और कर लेते हैं यहां पे, और वो बात अपन क्या करेंगे कि चलो 180 भाग में तो है, ये वाली बात हो गई यहां पे डन। लेकिन आप लोगों के एक फॉर्मूला आता है बार बार, वो कौन सा आता है भैया,
भैया डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, केल्विन को किसमें, फ़ारेनहाइट में चेंज करो। इन तीनों को आपस में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है, जल्दी से लिख दो। इसने तो नहीं पूछा लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या फॉर्मूला होता है वो। अगर आपसे पूछे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल दो या फिर 200 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल दो, किस फॉर्मूले का यूज करते हो, जल्दी से बताइए। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होता है। वो होता है सर डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5। बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा केल्विन माइनस 273 अपॉन 5, ठीक है, केल्विन माइनस 273/5 बराबर होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये लीजिए जी, ये हो गया आपका वो फॉर्मूला, ये रहा जी आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को आप लोग काम में लेते हो, याद रख लेना, बार बार पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। जो भी आप लोग XYZ एग्जाम देते हो, जैसे रेलवे का देते हो, SSC का देते हो, आप लोग राजस्थान पुलिस जो भी देते हो, वहां पे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलो, वहां भूल जाते हो फॉर्मूला। इसलिए क्या करना है, इसको याद रख लेना है, इसके नोट्स में लिख लो इस फॉर्मूले को। समझ में आ गई बात, आ गई हो तो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो आपसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन और पूछा गया है, उसका मुझे आंसर कर दो आप लोग जल्दी से। आपसे पूछा गया है कि the phenomenon in which the amplitude of oscillation of pendulum decrease gradually is called, वह घटना जिसमें पेंडुलम के परिसंचरण का आयाम धीरे धीरे कम हो जाता है, क्या कहलाता है भैया, जल्दी से बता दीजिए। कि आप लोगों से पूछा है मैंने कि भाई पेंडुलम होता है, तो ये रहा जी पेंडुलम। पेंडुलम ऐसे ही तो होता है भाई, नीचे ये लटका हुआ होता है और ये क्या करता है भाई, चलते चलते यहां चल जाता है, चलते चलते यहां चल जाता है भाई, एक बार इधर इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, यही तो होता है पेंडुलम। और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला जो थीटा एंगल जो चलता है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं भैया आयाम, तो ये इसका आयाम होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये धीरे धीरे आयाम जो है वो कम होने लगता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्या बताओगे सर? उस घटना को डैम्पिंग बोलते हैं। उस घटना को क्या बोलोगे? डैम्पिंग बोलेगो। ये रही जी डैम्पिंग आप लोगों की, कि इस घटना को क्या बोलेंगे सर? इस घटना को हम लोग डैम्पिंग बोलेंगे, कि ऐसी वाली घटना जिसमें धीरे धीरे करके उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाता है। अच्छा एक बात और बता दो, चलो लगे हाथ मुझे, इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्तकाल, आवर्तकाल किससे नापते हैं इसके? आवर्तकाल को टी से अपन लोग लिखते हैं, तो आवर्तकाल को कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे? वो वाला होता है टी बराबर होगा 2π√L/g, ये वाला रहा जी फॉर्मूला, टी बराबर √2πL/g, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका? ये होता है आवर्तकाल का, कि भाई कितनी देर में चक्कर लगा रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला हो गया आप लोगों का। और जो धीरे धीरे उसके एम्पलीट्यूड में कमी आती है ना, वो डैम्पिंग बोलते हैं उस घटना को। क्या बोलते हैं जी? बिल्कुल उस घटना को सर बोलेंगे डैम्पिंग बोली जाती है। समझ में आ गया हो तो बोलिए जी यस सर, नहीं समझ में आया हो तो भी बता दीजिए कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। अब देखो मुझे जल्दी से एक चीज बताओ, आप लोग क्या बताना है कि आपसे पूछा गया है कि व्हेन ए सीडी, आपसे देखो क्वेश्चन को पढ़ो, व्हेन ए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। यूज इन ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, जो ऑडियो और वीडियो सिस्टम में यूज आती है। इज सीन इन सनलाइट, अ रेनबो लाइक कलर इज सीन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिनन। भाई जब भी किसी एक सीडी को आप लोग देखते हो ना, ये जैसे सीडी होती है आप लोगों की, जो आप लोग ऑडियो वीडियो आजकल तो नहीं करते, लेकिन पहले जब छोटे थे ना तो सीडी आती थी हर एक चीज की, मूवी वगैरह भी आप लोग सीडी से देखते हो। तो देखो ये जो सीडी होती थी ना, तो अब इसमें रेनबो लाइक कलर दिखाई देते थे। ये रेनबो लाइक, जैसे आप लोग सन में धूप में ले जाओ ना इसको, तो इंद्रधनुष के कलर जैसे अलग 7-8 कलर दिखाई देते थे इसके ऊपर, तो इंद्रधनुष रेनबो लाइक दिखती थी। किसकी तरह दिखती थी? ये सर रेनबो लाइक दिखती थी, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि रेनबो लाइक जो कलर इस पे दिखते थे वो क्यों दिखते हैं, किस वजह से दिखते हैं? तो देखो इसके ऊपर एक्चुअली ये जो सीडी होती है, इस पे 2-3 कार्रवाइयां उनकी करी हुई होती हैं। ये जो सीडी है भैया, ठीक है, तो इस सीडी पे क्या होता है, इस पे एक एल्यूमिनियम और गोल्ड की फिल्म चढ़ा दी जाती है। इसके ऊपर क्या कर दी जाती है? एल्यूमिनियम और माइक्रो फिल्म चढ़ा दी जाती है। क्या सर? एक माइक्रो फिल्म चढ़ा दी जाती है, ठीक है, माइक्रो फिल्म। और होती किसकी है वो एल्यूमिनियम की होगी माइक्रो फिल्म, या फिर साथ में किसकी होगी जल्दी से बता दीजिए? एल्यूमिनियम, या फिर उस पे गोल्ड फिल्म चढ़ा दी जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम या गोल्ड फिल्म उस पे चढ़ा दी जाती है। चलो उस पे एल्यूमिनियम और गोल्ड की फिल्म चढ़ा दी जाती है, ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों के बात? तो एल्यूमिनियम या गोल्ड की फिल्म चढ़ा देंगे, इसीलिए क्या होगा,
अब उस पे दो तीन जो चीजें हैं, और लास्ट में क्या करा जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर और चढ़ा दी जाती है थिन प्लास्टिक की बाहर की तरफ, उसके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव थिन प्लास्टिक की लेयर चढ़ा दी जाती है। किसकी? एक प्लास्टिक की लेयर भी चढ़ा दी जाती है, थिन एकदम से पतली सी। अब इस वजह से वहां पे दो काम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक तो होता है भाई साहब रिफ्लेक्शन, एक तो होगा रिफ्लेक्शन और एक होगा डिफ्रेक्शन। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन, प्रतिबिंब नहीं, इसको बोलेंगे परावर्तन, ठीक है। एक तो बोलेंगे परावर्तन और विवर्तन, दोनों के दोनों होंगे सर, रिफ्लेक्शन भी होगा और डिफ्रेक्शन भी होगा। इस वजह से वो आपको चमकती हुई दिखाई देती है, एक रेनबो लाइक चीज, रेनबो लाइक चमकती हुई दिखाई देती है सीडी। रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन की वजह से, प्रतिबिंब और विवर्तन की वजह से वो दिखाई देती है। समझ में आ गया हो आप लोगों को? तो आगे की तरफ अपन लोग चले, और समझ में ना आया हो तो बोल देना, बता देना कि सर समझ में नहीं आया। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे भैया आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। भैया निम्न में से कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, निम्न में से कौन से वाला एसिड जो है वो क्या नहीं करता, ऑक्सीजन उसमें कंटेन नहीं रहती। भैया उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, ये मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग, किसमें नहीं रहती? अभी देख लेते हैं, निम्न में से कौन से एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती, कौन से वाले एसिड में नहीं होती भैया? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, देखो, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा है कि इन सभी में। देखो अब सबसे पहले अपन को इनके फॉर्मूले पता होंगे तो भैया पता चल जाएगा किसमें एसिड है किसमें एसिड नहीं है। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड की ही क्यों ना बात कर ली जाए। तो नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए, क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसमें देखो ऑक्सीजन है ना? बिल्कुल जी, क्या बताओगे सर? इसमें तो ऑक्सीजन है भैया, इसमें ऑक्सीजन। दूसरे वाले की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, H2SO4 होता है सर, H2SO4। अब इसमें देखो ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल है जी ऑक्सीजन। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी से बता दीजिए। HCl होता है सर। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन से एसिड में ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती? जल्दी से बताइए किसमें नहीं होगी? HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सर नहीं होगी। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नाइट्रिक एसिड में क्या हो गया भैया? नाइट्रिक एसिड HNO3 से लिखते हैं। किससे लिखोगे नाइट्रिक एसिड को? सर HNO3 से लिखते हैं। तो ये रहा जी HNO3। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से लिखते हैं, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। और भैया ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से मन लगा के चीजों को पढ़ते रहो, ठीक है। आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल आने ही वाले हैं, इसीलिए हमने क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए चलाई है, ताकि आप क्या कर सको, ढेर सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएं, ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग, आपके पास एक कंटेंट तैयार हो जाए, बहुत अच्छा खासा। रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं बार बार, तो वो वाली जो चीजें हैं वो आप सारी की सारी चीजें जो हैं वो कवर कर पाओ अपने इसी लेक्चर से, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस, और अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठा करो। बिना नोटबुक और पेन के जो है वो भैया क्या आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल एलिमेंट। भैया फंडामेंटल एलिमेंट इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा मौलिक तत्व है? जल्दी से बता दीजिए, इनमें से भैया कौन सा मौलिक तत्व है? और फिर उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। मौलिक तत्व कौन सा है? सैंड रेत है, या फिर डायमंड हीरा है, या फिर मार्बल संगमरमर है, या फिर शुगर चीनी है। अब मुझे एक चीज बताइए, इनमें से कौन से वाला जो फंडामेंटल एलिमेंट है एक, अब इनमें से सारों में बताना है। तो आप लोग क्या आंसर कर रहे होंगे कि सर जो रेत जो है ना, रेत अगर अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 की, तो रेत किस किस से मिलकर बनी होती है? तो आप लोग बताओगे रेत जो होती है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। भैया सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इन सब से मिलकर बनी होती है। क्या लिखाओगे? इनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है, इनसे मिलकर बनी होती है, इनसे मिलकर बनी होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं डायमंड क्या होता है भैया? डायमंड क्या बताओगे? डायमंड होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या होता है सर? डायमंड होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये होता है सर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन।
ये लीजिए जी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है डायमंड, और साथ में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है डायमंड की, जल्दी से मुझे बताइए डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, डायमंड की स्ट्रक्चर जल्दी से बता दीजिए, क्या बताओगे सर? इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। क्या स्ट्रक्चर होती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी होती है, क्रिस्टल लाइक एकदम से क्रिस्टल में होता है। बात करें तो इसीलिए ये क्या हो गया, यही हो गया फंडामेंटल एलिमेंट, जो मौलिक तत्व है ना वो यही डायमंड ही हो गया। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। बाकी जो संगमरमर हो गया भैया आपका, जो मार्बल हो गया, वो किससे मिलकर बना रहता है, वो जल्दी से बताओ? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? ये वाला सर कैल्शियम होता है इसमें, ठीक है, कैल्शियम, और साथ में क्या होता है प्लस में इसके कार्बन होगा, कैल्शियम होता है भैया, कार्बन होता है, और साथ में क्या रहता है? कैल्शियम, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होता है? ऑक्सीजन होती है सर। तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये हो गई कि नहीं होगी बता दीजिए? बिल्कुल जी सर हो गई हमारी। तो ये हो गया मार्बल, संगमरमर। अभी आगे चल लेते हैं, फिर आपसे पूछा गया कि शुगर, तो शुगर की भी बात कर लेते हैं भैया। शुगर में क्या क्या होता है जल्दी से बता दीजिए? तो वही शुगर में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और साथ में इन सभी का मिक्सचर होता है, इन सभी का मिक्सचर, ठीक है, इन सभी का मिक्सचर होता है। तो समझ में आ गई कि आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल एलिमेंट। फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है, क्या बताओगे सर? हीरा है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आप लोगों की स्क्रीन पे देखो बढ़िया सा जो क्वेश्चन है वो लग चुका है, उसको जल्दी से मुझे आंसर आप लोग कर दीजिए भैया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखो, इसको जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। The OH bond in CH3OH is, CH3OH में OH बॉन्ड क्या है भैया? OH जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा ध्रुवीय सहसंयोजक बनेगा? पोलर कोवेलेंट या फिर आयोनिक, आयनिक बंध बनेगा, या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट गैर ध्रुवीय सहसंयोजक, या फिर बनेगा केटायनिक धनायनिक बॉन्ड बनेगा? कौन से वाला बॉन्ड बनता है? अब देखो बात आ जाती है किसकी, बात आती है भैया CH3OH की बात आती है। CH3OH, इसमें ढूंढना कौन सा है? OH बॉन्ड। तो अगर अपन को CH3OH की स्ट्रक्चर पता हो तो बताओ आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? तो देखो यहां बात कर लेते हैं C, ये रहा कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये लीजिए जी अपन 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा मैंने, एक हाइड्रोजन इधर मैंने जोड़ा, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। देन उसके बाद में क्या, OH और जुड़ा हुआ है, तो OH और जोड़ देते हैं सर, ये रहा इस पे O। अब देखो O जो होता है 4 की, तो पूरे C कार्बन से 4 जुड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन जुड़ गया। लेकिन अभी ऑक्सीजन जो है इस पे क्या हो जाएगा सर? 2 तो लोन पेयर बच जाएंगे, ये रही जी 2 लोन पेयर, और एक इससे H जुड़ जाएगा। तो देखो CH3OH की ये वाली स्ट्रक्चर होगी, CH3OH की स्ट्रक्चर ये वाली होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मुझे एक बात बताइए, CH3OH में आपसे OH बॉन्ड पूछा है, तो ये रहा जी OH बॉन्ड, कौन सा है? ये रहा OH बॉन्ड। तो ये कैसा है? ये OH बॉन्ड जो है वो कैसा है भैया, क्या बताओगे? जल्दी से बता दो। ध्रुवीय सहसंयोजक है। कौन सा है सर? ये आप लोग बताओगे सर, ये ध्रुवीय सहसंयोजक है। कौन सा? सहसंयोजक है, ध्रुवीय सहसंयोजक। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये रहा जी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो सर ऐसा बनता है, ऐसा कैसे? देखो C कार्बन है, कार्बन के 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, CH3 हो गया, और ये OH मैंने जोड़ दिया, O पे 2 लोन पेयर दिखा दिए और एक हाइड्रोजन। तो देखो लोन पेयर और हाइड्रोजन तो ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड हो गया, ये रहा जी ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड। समझ में आ गई बात आप लोगों के? समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप लोगों से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे उसका आंसर जो है वो अच्छे से उसका आंसर कर दीजिए। आपसे भाई साहब पूछा गया है, क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि विटामिन B5 इज कोल्ड, विटामिन B5 क्या कहलाती है? जैसे ही ये वाले क्वेश्चन आए ना, विटामिन वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला विटामिन क्या कहलाता है, ये वाला विटामिन क्या कहलाता है, सीधी सी बात याद रख लेना। क्या पूछ रहा है सर? रासायनिक नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रासायनिक नाम आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये लीजिए जी, रासायनिक नाम बता दीजिए। तो विटामिन का रासायनिक B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है भैया? पेंटेथेनिक एसिड, पेंटेथोनिक एसिड होता है, या फिर फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल, या फिर रेटेनोल, या फिर टेकोफेरोल। क्या होता है भाई साहब? जल्दी से आप लोग मुझे जो है वो इसका आंसर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। अब देखते हैं क्या बता पाते हो और क्या नहीं बता पाते। जल्दी से फटाक से
मुझे इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर आप लोग करोगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा भैया पेंटेथोनिक या फिर पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटेथोनिक अम्ल बोलते हैं सर, थोनिक अम्ल, पेंटेथोनिक अम्ल बोल देते हैं इसको। ये रहा जी पेंटेथोनिक, ये रहा, ठीक है। आप लोगों को इसको विटामिन B5 को क्या बोलते हैं भैया? पेंटेथोनिक एसिड बोलते हैं बेटा, B5। अच्छा एक बात और बता दो, जो विटामिन B5 है, कौन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं विटामिन B5 की। तो विटामिन B5 है, ये जल में घुलनशील है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए, जल में घुलनशील है कि नहीं? आप लोगों से पूछा है मैंने, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील है कि नहीं? ये आंसर आप लोग जल्दी से मुझे एक बारी जो है वो बता ही दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं कि जल में घुलनशील है कि नहीं विटामिन B5। तो आप लोग क्या बताओगे कि बिल्कुल जी विटामिन B5 जो है वो क्या है सर? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वो क्या है? वो जल में घुलनशील है सर, जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन से घुलते हैं? B एंड C बताया था ना। और वसा में फैट सोल्यूबल कौन से हैं? वसा में कौन से घुलते हैं? वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो वो बताया था KEDA, कीड़ा। कौन से घुलते हैं भैया? KEDA, कीड़ा घुलता है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, KEDA, कीड़ा घुलता है वसा में। तो ये पेंटेथोनिक एसिड आपका हो गया, समझ में आ गया। अच्छा इसकी कमी से रोग बता दो, कमी से रोग जल्दी से बता दो, कमी से रोग। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं कमी से रोग, ये जल्दी से यहाँ पे बताओ भैया, कमी से रोग। कमी से कौन सा रोग होगा? जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए, साथ में ये भी कवर कर लेते हैं। कमी से रोग कौन सा होता है? तो बर्निंग फुट सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है। कौन सा होता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम। क्या हो गया भैया? फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। समझ में आ गई बात? पेंटेथोनिक अम्ल की कमी से कौन से वाला? बर्निंग फुट सिंड्रोम। या विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? जल्दी से बता दीजिए। क्या बताओगे कि सर कौन कौन सा होता है? वो होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। आगे वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पे सर लग चुका है, जल्दी से देखिए और इसका आंसर जो है वो मुझे आप लोग कर दीजिए। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पिराइज? भाई आपसे पूछा है कि अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं। ये इस चीज को मुझे आप लोग बता दीजिए कि अधिकांश जो कीड़े होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे अच्छे से जो श्वसन क्रिया जो होती है वो कैसे सांस लेते हैं अधिकांश जो कीड़े होते हैं वो, ये जल्दी से बता दीजिए। भाई आपसे पूछा गया कि थ्रो स्किन, त्वचा के माध्यम से लेते हैं, या फिर थ्रो गिल्स, गिल्स के माध्यम से जो मछलियां सांस लेती हैं। कौन लेती हैं? मछलियां लेती हैं भैया, ठीक है। देन उसके बाद में बोले कि बाई लंग्स, फेफड़ों से, जैसे अपन मनुष्य सांस लेता है। कौन लेता है? मनुष्य सांस लेता है फेफड़ों से। या फिर बाई ट्रेकियल सिस्टम, कौन सा हो गया? बाई ट्रेकियल सिस्टम, या फिर ट्रेकियल सिस्टम से, या सांस की नली के द्वारा, ट्रेकियल सिस्टम से। तो आप लोग क्या बताओगे कि सर जो अधिकांश जो आपके कीड़े होते हैं, मैक्सिमम या फिर अधिकांश कीड़े, अगर मैं बात करूं सभी अपन अधिकांश कीड़ों की बात कर लेते हैं, अधिकांश कीड़ों की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो अधिकांश कीड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रेकियल सिस्टम से सांस लेते हैं। किससे सर? ट्रेकियल सिस्टम से सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आए तो कर दोगे ना। और भैया ऐसे ही पूछे जाते हैं बार बार, रेलवे वगैरह, SSC जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे गए हैं। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, बार बार जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन उठाए गए हैं। अधिकांश जो होते हैं वो भैया कीड़े जो होते हैं जो भी, वो ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू ही अपना सांस लेते हैं। किसके थ्रू? ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू सांस लेते हैं। सर समझ में आ गई हो बात? तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन भैया आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1 जूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 जूल लगभग किसके बराबर होता है? बात की गई है 0.28 कैलोरी के बराबर, 0.32 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, या फिर 4.2 कैलोरी। जल्दी से बता दीजिए। 1 जूल इक्वल टू 1 जूल आपसे पूछा गया है, 1 जूल किसके बराबर होता है? फिर 2-3 चीजें अपन और देखेंगे। तो देखो 1 जूल जो होगा वो कितनी कैलोरी के बराबर होगा? तो क्या बताओगे? 1 जूल सर 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो वो सर 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, 0.24 कैलोरी के। ये लीजिए, चलो अच्छी बात है, बता दिया। अच्छा 1 कैलोरी में जूल बता दो,
एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, मैं बात कर रहा हूं एक कैलोरी की, तो एक कैलोरी में कितने जूल होंगे, जल्दी से बता दीजिए, क्या बताओगे सर, 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होंगे, 4.2 जूल, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये भी मुझे बता दो, आपसे पूछा जाता है कि एक जूल जो होता है उसमें कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग होते हैं, जल्दी से बता दीजिए, एक जूल में कितने अर्ग होंगे, क्या बताओगे, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। हमेशा ये वाली बात याद रख लेना जी। आपसे जो है वो यहाँ पे मैंने देखो 3 आप लोगों से पॉइंट बता दिए हैं, 3 पॉइंट बता दिए हैं, ये रहे, आपको हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, एक जूल में कैलोरी कितनी होती हैं, एक जूल में क्या बताया, 0.24 कैलोरी। फिर पूछा गया था भैया एक कैलोरी में जूल कितने होते हैं, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। फिर पूछा गया था कि एक जूल में अर्ग कितने होते हैं, तो एक जूल में कितने अर्ग होंगे, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। समझ में आ गया, तो आ गया हो तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, आगे की तरफ चलते हैं और बढ़िया से इन सभी का आप लोगों को क्या करना है, इन सभी का आंसर आप लोगों को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से देना है। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, जल्दी से ध्यान में दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखो आप लोगों से भाई साहब पूछा गया कि वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियलिक मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, कि भैया तरंग जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कि भैया किस उसको ऐसी कौन सी तरंग है जिसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मेटर वेव जिनको द्रव्य तरंगे बोलती हैं, जी बिल्कुल माध्यम की जरूरत पड़ती है सर इनको। तो देन आगे वाले की अगर बात करूं, मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगों को भी माध्यम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल ध्वनि तरंगे, कौन कौन सी होती हैं, कौन सी तरंगे भैया, ध्वनि तरंगे, फॉर एग्जांपल ध्वनि तरंगे, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं कि इलास्टिक वेव, लोचदार तरंगे, इलास्टिक तरंगों को भी चलने के लिए माध्यम की जरूरत, और ध्वनि तरंगों को भी, अरे चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, ध्वनि तरंगों को बिल्कुल पड़ती है यार। ध्वनि तरंगे अगर मीडियम नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग जो भी अपनी आवाज है, अगर आप दोस्त खड़े होके बात कर रहे हो, तो अगर माध्यम ही नहीं होगा, अगर माध्यम ही वहां पे उपस्थित नहीं है, तो बताओ आप लोग सुन सकोगे, बिल्कुल जी निर्वात में नहीं सुन सकते। तो ये रही जी चौथी जो आपका आंसर है ना, ये चौथी वेव कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको EMW बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या बोलोगे सर इनको सर हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं सर। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो होती हैं सर, उनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, जो माध्यम है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। याद करो मैंने थ्योरी लेक्चर में कराया था ना, वेव वाला टॉपिक पढ़ाया था, यही चीज बताई थी कि माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एग्जाम्पल मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या बताओगे, इसका एग्जाम्पल बताओगे तो प्रकाश तरंगे, कौन सी होती हैं, प्रकाश तरंगे। और बाकी जितनी भी होती है ना, कौन कौन सी, गामा रे होती हैं, गामा रे, फिर यूवी रे आती हैं, अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद में विजिबल आती हैं, ठीक है, विजिबल के बाद में माइक्रो आती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट पढ़ा रखा आपको लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और उनको चलने के लिए भैया जो माध्यम होता है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या निर्वात में भी चल सकती हैं। किसमें, जो निर्वात होगा निर्वात में भी चल सकती हैं, याद रख लेना हमेशा। समझ में आ गई हो तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए भाई साहब, अगले वाला क्वेश्चन लग चुका है, देखो इसका आंसर कर दो। आपसे पूछा है व्हेन टू साउंड वेव आर सुपर इम्पोज्ड बीट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन दे हैव, कि जब कोई भी दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं, अरे अध्यारोपित होना, सुपर इम्पोज होना मतलब भैया दोनों तरंगे आके मिल रही हैं एक जगह पे, तो वहां पे बीट उत्पन्न होती है, बीट प्रोड्यूस होती है जब उनके पास में क्या हो, ऑप्शन दिए गए हैं कि भैया डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज, विभिन्न आयाम और फेज अलग अलग हो, डिफरेंट वेलोसिटीज, उनका भिन्न भिन्न वेग हो, या फिर उनके पास में डिफरेंट फेज हो, उनके पास में विभिन्न फेज हो। फेज चरण लिख रखा है, यहां पे चरण नहीं होगा, फेज मतलब यहां पे बात करना चाह रहा है कला की, ठीक है। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में दिक्कत आ जाती है इन्हों में, तो फेज का मतलब आप कला समझना, फेज कला
कलांतर बोलते हैं ना, फेज कलांतर, ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस कलांतर बोलते हैं उसको। फिर बोला है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, कि भैया विभिन्न आवर्ती। तो एक बात बताओ मुझे जल्दी से, और वो बात आप लोगों की क्या है कि जब भी कोई दो साउंड वेव जो होती हैं वो एक दूसरे पे आके मिलती है, तो देखो एक साउंड वेव ये रही भैया, जो मान लेता हूं मैं, और दूसरी साउंड वेव ये रही, और ये एक जगह पे आके मिलती हैं, अध्यारोपित हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक कोई ये पहली साउंड है और ये वाली कोई दूसरी साउंड वेव है, ठीक है, दोनों मिलकर अध्यारोपित हो रही है, और यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे बीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है, बीट प्रोड्यूस, ठीक है, यहां पे भैया बीट प्रोड्यूस हो रही है, बीट उत्पन्न हो रही है। तो बीट जब प्रोड्यूस होगी तभी होगी जब पहली वाली जो ये तरंग है इसकी फ्रीक्वेंसी तो f1 हो, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी f2 हो, मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसियां हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसियां हो, तभी जाके बीट प्रोड्यूस्ड होएगी। क्या लिखोगे आप लोग बताओगे कि सर उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो f है ना वो अलग अलग होनी चाहिए, f1 f2 बराबर नहीं, f1 f2 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। चौथे वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या फिर विभिन्न आवृत्ति। क्या कर दोगे भैया, बीट प्रोड्यूस तभी होगी जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं और उनका फ्रीक्वेंसी, उनकी जो आवृत्ति, हिंदी वाले सोच लो भैया आवृत्ति बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति जो है वो अलग अलग। तो आप लोग यहां पे हिंदी में भी लिख देता हूं भैया, अलग अलग क्या होनी चाहिए उनकी, अलग अलग उनकी सर क्या होनी चाहिए, आवृत्ति। क्या भैया, आवृत्ति अलग अलग, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो अगले वाला क्वेश्चन भैया आप लोगों की स्क्रीन पे लग चुका है, देखो अब ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। देखो, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द लाइट विल। देखो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा है भैया, वो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बीम और पास करी जाती है एक कोलाइडल सॉल्यूशन से, भाई नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, कोलाइडल। केमिस्ट्री में देख लेना कोलाइडल सॉल्यूशन वाला टॉपिक करा रखा है मैंने, सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, प्रकार वगैरह क्या क्या होती है, सारी चीजें बता रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वहां पे इसका देख लेना, पूरा का पूरा समझा रखा है मैंने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब एक कोलाइडल समाधान या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब भैया एक मिक्सचर पड़ा है कोई, और उसके माध्यम से आप लोग उसमें प्रकाश बीम गुजार रहे हो, तो प्रकाश क्या होगा, आपसे ऑप्शन में दिया गया है कि भैया बी स्कैटर्ड, प्रकाश प्रकीर्णन हो जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, या फिर अनचेन रहेगा, जैसे कि जैसे प्रकाश जा रहा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, या फिर बी अब्जॉर्ब्ड, अवशोषित हो जाएगा, या फिर बी रिफ्लेक्टेड, परावर्तित हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग बात याद रखना कि भाई कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ये रहा मैं कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां पे कोई कोलाइडल, ये वाला मैंने टब ले लिया कोई, और इसमें क्या कर रखा मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन भर लिया। इसमें क्या है, इसमें सर कोलाइडी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडी सॉल्यूशन है। अब देखो अगर इस कोलाइडी सॉल्यूशन से मैं क्या करता हूं, प्रकाश पारित करता हूं, भैया ये मैंने लाइट गुजारी और ये मैंने लाइट गुजारी, तो ये क्या होगा, जब भी मैं इससे लाइट गुजारूंगा, या मैंने कोई टॉर्च ले ली जिससे मैं लाइट गुजार रहा हूं, तो जब भी मैं लाइट गुजारूंगा ना तो स्कैटर्ड कर देगा, ये लाइट को परकिरणित कर देता है। ये क्या कर देता है, प्रकाश का क्या कर देता है, परकिरण कर देता है। लाइट हो जाएगी भैया बी स्कैटर्ड, क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाएगी, मतलब प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकाश का सर परकिरणन हो जाएगा। ये लो जी, प्रकाश का परकिरणन हमेशा याद रखना। और इस इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है, टिंडल इफेक्ट, इसको टिंडल प्रभाव बोलेंगे हिंदी में तो, और इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट इसको आप लोग बोलते हो। क्या बोलोगे, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है सर, या फिर हिंदी में बोले तो इसको टिंडल प्रभाव बोला जाता है। क्या बोलोगे, टिंडल प्रभाव बोलेंगे सर, समझ में आ गई बात। तो देखो अगर नॉर्मल प्रकाश से, नॉर्मल अगर जैसे कि आपके पास में ये दो टब पड़े हैं, इसमें नॉर्मल पानी है और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये लिख देता हूं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर यहां से ये बैटरी ले ली मैंने कोई और यहां से प्रकाश पारित कर रहा हूं ना, तो जो नॉर्मल जो है वोटर है, इसमें ये है नॉर्मल वोटर, यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल वोटर। तो यहां पे तो जो प्रकाश है वो नहीं दिखेगा, यहां पे तो नहीं दिखेगा। अरे आप लोग देख लो ना, नहीं दिखेगा, मैं लिख देता हूं यहां पे नहीं दिखेगा। आप लोग खुद देख लो भाई, आप क्या करते हो, प्रकाश अगर पारित करोगे तो जाती हुई किरणें दिखाई देंगी, नहीं। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से करोगे तो जाती हुई जो किरणें हैं भैया, यहां पे किरणें दिखाई देंगी आप लोगों को, समझ में आ गया। तो जो होंगी, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भैया जब भी कोलाइडल माध्यम से कोई आप लोग प्रकाश पारित करते हैं
तो वो किरणों को स्केटर्ड कर देता है, प्रकाश किरणों को स्केटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं। समझ में आ गया हो तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भैया आप लोगों की स्क्रीन पे आपसे पूछा गया है कि इन मिरर्स, भाई दर्पणों में, इन मिरर्स द बैक सरफेस इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ। देखो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि आपसे दे दिया कि कोई दर्पण होता है, कोई मिरर होता है, ये रहा जी मिरर, तो कोई मिरर होता है, ये रहा मिरर, कोई दर्पण है। तो दर्पण में जो लेयर होती है पीछे की, ये वाली जो लेयर अपन बात कर लेते हैं, ये वाली लेयर रही। अरे तभी तो अपन को इमेज दिखती है। कोई इंसान जी यहां खड़ा है, ये रहा, मैंने डायग्राम बना दिया, देखो यहां खड़ा है, अब वो अपना इमेज देख रहा है तो उसको इमेज यहां दिखाई दे रही है ना। तो किस वजह से भाई, ये कोटिंग जो हो रही है इसी की वजह से तो दिखाई दे रही है। और ये कोटिंग किस चीज की करी जाती है, पतली परत किस चीज की चढ़ाई जाती है, पारे की, मरकरी की चढ़ाई जाएगी, सिल्वर चांदी की, या फिर रेड ऑक्साइड, या फिर सिल्वर नाइट्रेट की चढ़ाई जाती है। जल्दी से बता दो किसकी चढ़ाई जाती है, तो आप लोग बताओगे सर किसकी, AgNO3 की चढ़ाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की चढ़ाई जाती है। समझ में आ गया आप लोगों के बात, बिल्कुल जी समझ में आ गया हो तो आगे वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपन क्या कर लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं। अच्छा देखो बहुत ही शानदार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका मुझे आंसर कर दो। आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज द बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड द मेटलर्जिक फर्नेस। मेटलर्जिक फर्नेस क्या होती है भाई, धातु क्रम वाली भट्टियां, मेटलर्जी होती है ना। जैसे धातु, भाई क्या होता है कि एक्चुअली जब आप कॉपर या फिर सोना या फिर चांदी ये यूज कर रहे हो ना आप लोग, ये जो होते हैं तो ये कोई यूं नहीं होता कि सोना जो है, चांदी जो है, मैंने जमीन खोदी नीचे से और मुझे सिल्ली की सिल्ली मिल गई नीचे, सोना मुझे 5 किलो सोना पड़ा मिल गया। भाई ऐसे ऐसे देखो सिलवट्टे से पड़ के जमे पड़े हैं, मैंने सोना निकाला है वहां से, भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही ऐसा होता है कि मैं चांदी निकालने गया तो मुझे चांदी के बड़े बड़े सिल्ली, बड़े बड़े पत्थर मिल गए और वो चांदी के उठा के बाहर ले आया और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने बेच दिया। ऐसा नहीं होता है भैया। क्या डंगा होता है, नीचे एस्क के रूप में पाया जाता है। चांदी हो गया, सोना हो गया, आपका कॉपर हो गया, तो खाने होती है ना, जैसे कॉपर की खान है राजस्थान में, कॉपर टाउन का ही नाम दे रखा है, कॉपर खेतड़ी के पास में है, तो वहां पे कॉपर निकाला जाता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे जमीन के अंदर खोदते हैं पहले और फिर कोयले वगैरह इन सब के साथ में चिपका हुआ आता है वो, और भी अधिक सारी अनेकों धातुएं होती है उनके साथ में, वो जुड़ी हुई रहती हैं। फिर उनको क्या प्योर करना पड़ता है, शुद्ध करके फिर काम में लेते हैं उस चीज को पूरे को, तब जाके अपन को क्या उसको प्योर करते हैं ना। और किसमें, ये जो मेटलर्जिक फर्नेस है ना, जो धातु क्रम की भट्टी है, देखो इंग्लिश में लिख रखा है मेटलर्जिक फर्नेस, हिंदी में भी, लेकिन इसको धातु क्रम भट्टी बोलते हैं। भट्टी टाइप होती है धातु क्रम की भट्टियां, ठीक है, धातु क्रम बोलते हैं इसको, धातु क्रम की भट्टियां। तो वो जो भट्टियां होती है उनमें प्योर करा जाता है, एक प्रोसेस होती है, जो कचरा पट्टी होता है, जो इंप्योरिटीज होती है ना वो अलग निकल जाती है, और एक जो आपका धातु होगा ना वो एक अलग निकल जाएगा। आप उसको अलग अलग अनेकों फील्ड में यूज कर सकते हो। तो वहां का टेम्परेचर जो होता है ना भैया, तो धातु क्रम की जो भट्टियां होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है, मैं बता देता हूं, ये टेम्परेचर बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। क्या होगा भैया, हाई टेम्परेचर होता है सर, वहां पे उच्च ताप होता है, उच्च तापमान। और उसको अगर मुझे मेजर करना है, उस तापमान को नापना है, तो उस तापमान को नापने के लिए नॉर्मल थर्मामीटर तो मैं लेके नहीं जा सकता, तो ये जी थर्मोफ्लास्क, थर्मामीटर, थर्मोस्टेट, ये सारे के सारे कोई भी नहीं ले जा सकता। वहां का उच्च तापमान को नापने के लिए जिस युक्ति का यूज करा जाता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। ये रहा पहले ही वाले ऑप्शन में। क्या बता दोगे सर, पायरोमीटर जो होता है, क्या बोलोगे सर, पायरोमीटर जो होता है उसका यूज करते हैं अपन। क्या करते हैं, पायरोमीटर उस डिवाइस का नाम होता है जिसका यूज करके जो धातु क्रम वाली भट्टियां होती है ना उनका टेम्परेचर भी अपन क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अभी आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, देखो आप लोगों की स्क्रीन पे पढ़िए इसे। द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड, कि भैया एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑक्सीलेशन मतलब एक चक्कर, जैसे पेंडुलम बताया था ना, ये रहा पेंडुलम, ये भैया यहां चल जाता है, अरे घड़ियों में लगा रहता है ना, पेंडुलम वाली घड़ी रहती है वैसे ही तो रहती है। ये वाला जो होता है ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे ही तो घूमता रहता है पेंडुलम। ये इसकी L लेंथ मान लेता हूं मैं, और ये पेंडुलम M मास का है। तो ये वाला पेंडुलम, अब आपसे पूछा है कि जब वो एक ऑक्सीलेशन अपना कंप्लीट कर लेता है ना, उसमें उस वाले एक ऑक्सीलेशन को जब कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, उस समय को क्या बोलेंगे, उस टाइम को क्या बोलेंगे, उस टाइम को क्या बोलते हैं, तो क्या बताओगे, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलोगे भैया,
उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। या हिंदी में देख, समय सीमा नहीं होता भैया, टाइम पीरियड, और इसको हिंदी में क्या बोलोगे? आवर्तकाल आप लोग बोलोगे। क्या बोलोगे? समय सीमा नहीं बोलते, टाइम पीरियड को आप लोग बोलोगे आवर्तकाल। आवर्तकाल हिंदी वाले क्या बोलोगे भैया? आवर्तकाल बोलेंगे अपन लोग, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला और बता दीजिए आवर्तकाल का। आज ही के लेक्चर में दूसरी बार आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये हो गया सर आपका फॉर्मूला, ठीक है। टी बराबर कितना हो गया? टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। L क्या है? L लंबाई है, ये जी मैंने L बराबर लिख दी लंबाई। ये रही देखो L लंबाई, ये रही ना इसकी लेंथ। और यहाँ पे G क्या है? G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, G बराबर 10, वही वाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया भाई साहब टाइम पीरियड, समझ में आ गया आप लोगों के। तो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। अभी लीजिए जी, आई होप ये आपके समझ में आ गया हो। अब पूछा है कि निम्न में से क्या ध्वनि की पिच निर्भर करती है? ये जल्दी से बता दीजिए। ध्वनि की जो पिच होती है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। भाई आपसे बोला गया है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। साउंड की जो पिच होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, किस पे निर्भर करती है? पिच की बात कर रहे हैं, पिच, या फिर पिच को तारत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारत्व, तारत्व बोलते हैं भैया। तो पिच को बोलोगे तारत्व। अब जल्दी जल्दी मुझे एक चीज आप लोग बताते जाइए अपने हिसाब से कि भैया आपसे बोला गया कि तारत्व किस पे निर्भर करता है, पिच किस पे निर्भर करता है। भाई साहब क्या बताओगे? एम्पलीट्यूड पे करेगा, या फ्रीक्वेंसी पे करेगा, या फिर लाउडनेस पे करेगा, या फिर तरंगदैर्घ्य पे करेगा, वेवलेंथ पे करता है। जल्दी से बता दीजिए पिच किस पे निर्भर करता है। तो क्या बताओगे? पिच सर हमेशा फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। तो पिच आप लोग लिखोगे तो किस पे निर्भर करोगे भैया? बोलोगे कि सर आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी? आवृत्ति पे निर्भर करती है, आवृत्ति पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन पिच, पिच पे निर्भर करती है। समझ में आ गई हो बात? तो बोलिए यस सर। नहीं आई तो फिर बताऊंगा। अच्छा एक बात और बता दो, अगर किसी की हाई पिच हो, अगर हाई पिच हो तो क्या होगा? अगर हाई पिच की बात कर लेता हूं मैं, तो हाई पिच मतलब भैया उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। और किसकी होती है हाई फ्रीक्वेंसी? महिलाओं की आवाज की या फिर पुरुषों की आवाज की? तो आप लोग क्या बताओगे? फीमेल वॉइस, ठीक है, फीमेल वॉइस, या महिलाओं की जो आवाज होती है उनकी हाई पिच होती है। और अगर लो पिच की मैं बात करूं तो जल्दी से मुझे लो पिच के बारे में बता दीजिए। लो पिच, ठीक है। तो लो पिच जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आप लोग क्या बताओगे कि भैया पुरुषों की आवाज, मैंस वॉइस, ठीक है। जो पुरुषों की आवाज होती है उसकी जो लो पिच होती है वो लो होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। और ज्यादा पिच तारत्व ज्यादा होती है, तीखापन होता है आवाज में, जैसे बच्चा वगैरह रोता है तो वो ज्यादा कानों में चुभती है वो वाली आवाज, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है। आवृत्ति पे निर्भर करती है सारी की सारी। तो पिच किस पे निर्भर करेगा भैया? पिच निर्धारण क्या बता दोगे? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात? फ्रीक्वेंसी आप लोग बता दोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चल लेते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं भैया। आज का आपका आगे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच केमिकल इज यूज्ड इन द राइपनिंग मैंगोज आर्टिफिशियली। भाई ये आपसे पूछा है कि देखो ये आपके क्वेश्चन है भैया, कौन सा क्वेश्चन है? विच केमिकल इज यूज्ड इन राइपनिंग मैंगोज आर्टिफिशियली, कि आम को पकाने के लिए, परिपक्व करने के लिए, आम को पकाने के लिए किस रसायन का यूज करा जाता है? भाई जो आम होते हैं ना वो एक्चुअली कच्चे ही तोड़ लिए जाते हैं आजकल, तो हर एक फल कच्चा तोड़ लिया जाता है पेड़ से, ठीक है। और उनको पकाने के लिए, उनको क्या करने के लिए, उनको पकाने के लिए क्या करते हैं? पकाने के लिए केमिकल का यूज करा जाता है। भाई किसका यूज करते हैं? जल्दी से मुझे बता दो, उनको पकाने के लिए किसका अपन लोग यूज करेंगे? तो ये मुझे आप लोग बता दीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करोगे, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करोगे, या फिर कैल्शियम कार्बाइड का यूज करोगे, या फिर फास्फोरस का यूज करोगे। ये आप लोग मुझे बता दीजिए, आम को पकाने के लिए किसका, राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए किसका आप लोग यूज करोगे? क्या बताओगे सर? कैल्शियम कार्बाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड का। ये रहा जी कैल्शियम कार्बाइड आपका, जल्दी से बता दीजिए। कैल्शियम कार्बाइड का यूज करेंगे। आम जो है उनको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी मैं जानना चाहूंगा, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बताओगे सर? CaC2 इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaC2। समझ में आ गई हो बात? तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए भैया आप लोगों की स्क्रीन पे आज का आगे वाला क्वेश्चन। देखो
हाँ जी। अब देखो, आपसे पूछा गया कि बेरिल इज एन ओर ऑफ, या फिर मिनरल किसका है, बेरिल की बात करी गई, किसकी बात करी गई भैया, बेरिल जो है वो किसका ओर है, किसका एस्क है, बेरिल किसका एक एस्क या खनिज है। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूं बेरिल की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, बेरिल की बात कर रहे हैं भैया। तो जल्दी से मुझे बेरिल के बारे में बता दीजिए, आप लोग क्या बताओगे बेरिल के, बैरिल के बारे में बताओ जल्दी से। अब देखो, बैरिल के बारे में अगर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूं तो भैया जल्दी जल्दी एक जानकारी ले लीजिए। बैरिल जो होता है वो किसका एस्क होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो बेरिलियम का एस्क होता है। किसका होगा सर, बेरिलियम का एस्क होता है, ठीक है। बेरिलियम का, ये रहा जी बेरिलियम, इसका एस्क होगा बैरिल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। और उसका यूज कहां करते हैं अपन लोग, तो बेरिल जो होता है वो किसका, बेरिलियम का है। और अगर मैं बेरिल के फॉर्मूले की बात करूं, ये रहा जी बेरिल आपका, ये रहा बेरिल। तो मैं अगर बेरिल के फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे जल्दी से बेरिल का फॉर्मूला चाहिए। किन किन लोगों को पता है जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो Be3Al2 इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो Be3 होता है Al2, देन उसके बाद में आता है Si6O18। क्या आता है भैया, Si6O18, Si6O18, ये रहा जी Si6O18, ये रहा इसका फॉर्मूला। फिर से लिख देता हूं, आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो ये फॉर्मूला होगा Be3Al2 Si6O18, ये वाला फॉर्मूला हो गया भैया, ये वाला फॉर्मूला हो गया किसका, बेरिल का फॉर्मूला हो गया। ये रहा जी बेरिल का। और एस्क किसका है, एक बेरिलियम का एस्क है सर, किसका एक एस्क है, बेरिलियम का। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो सारे के सारे अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहो और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहो। क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों ने थ्योरी वगैरह कंटेंट काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बढ़िया से। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर अच्छी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं तो उसको बढ़िया से, जो भी है अपनी नोट्स भी बनाए होंगे आपने, तो अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बनता है। इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो हम लोग करा रहे हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन जो भैया है आपके सामने, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम किसके बराबर है, 1 पिकोग्राम की बात कर रहे हैं आप लोगों से, 1 पिकोग्राम की बात अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। 1 पिकोग्राम, तो जल्दी से मुझे एक बारी दौड़े बता दीजिए 1 पिकोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है भाई साहब। 1 पिकोग्राम किसके बराबर बताओगे, जल्दी से बता दीजिए। 1 पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम के। सभी के आंसर सभी आ रहे होंगे, सभी के आंसर सही ही आ रहे होंगे। 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। अगर मैं 1 पिकोग्राम की बात करूं तो 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है भैया वो, ठीक है। 1 पिकोग्राम किसके, 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। अरे बताया था ना, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर थी, 10 की पावर -12 मीटर के बराबर। और 1 फर्मी मीटर किसके बराबर थी, 10 की पावर -15 मीटर के। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर थी, 10 की पावर -10 मीटर के। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर थी, 10 की पावर -9 मीटर के। समझ में आ गई ना, ये सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं आप लोगों को, सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं कि पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12 मीटर के। 10 की पावर -12 के बराबर होता है भैया पिको, ठीक है। तो यहां पे क्या पिकोग्राम लगा दिया, क्या बता दोगे, 10 की पावर -12 ग्राम हो जाएगा। यस और नो जल्दी से बता दीजिए, अरे जल्दी से बताइए भैया, यस और नो होगा कि नहीं होगा। देखो अभी आगे वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे लग चुका है। देखो आपसे बोला गया भैया कि एक ट्रक है, एक ट्रक है, तो ये रहा जी 1 ट्रक, ए कार एंड ए मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज एंड इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइंग एंड देन स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। कि भैया आपसे बोला गया है कि एक तो ट्रक है, ये रहा जी ट्रक, ठीक है, ये रहा जी ट्रक। और एक आपके पास में कार है, ये रही कार। और एक आपके पास में मोटरसाइकिल है, ये रही जी मोटरसाइकिल आप लोगों के पास में, ठीक है। एक आप लोगों के पास में मोटरसाइकिल है। तो ये तीनों की तीनों चीजें, और ये सीधी की सीधी जा रही हैं और सेम काइनेटिक एनर्जी से। किससे जा रही हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से। भाई इन सभी के पास में क्या है, यहां लिख देता हूं, इन सभी के पास में सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रही हैं। अब देखो इनको रोकना चाहता है कोई, तो इनको रोकना चाहा तो ये तो x दूरी पे जाके रुकी, ये वाली y दूरी पे जाके रुकी, और ये वाली z दूरी पे जाके रुकी, सारी की सारी रुक गई जाके x, y, z पे, ठीक है। इनको स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकना चाहा, स्टॉपिंग फोर्स इन पे लगाया, ठीक है, स्टॉपिंग जो फोर्स है वो लगाया इन पे।
वो क्या लगाया, वो भी क्या लगाया, सेम स्टॉपिंग फोर्स लगाया, सेम स्टॉपिंग फोर्स इन पे लगाया। और जब काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, अरे भैया काइनेटिक एनर्जी भी सेम है और जो स्टॉपिंग फोर्स है वो भी क्या है, सेम है, तो आप लोग बताओ कितनी दूरी पे जाके रुकेंगी, समान दूरी पे। एक्स वाई और जेड जो होगा वो तीनों के तीनों बराबर है। अरे काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, जल्दी से बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अरे ऐसा ही तो होता है, क्या होती है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर, यही तो होती है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा अगर सेम होगी ना तो तीनों के तीनों बराबर दूरी पे ही जाके रुकेंगी, उन पे अगर बराबर का बल लगाया जा रहा है तो क्या आएगा, x बराबर y बराबर z आ जाएगा। यस और नो जल्दी से बता दीजिए मुझे, आएगा कि नहीं आएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपसे पूछा गया है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। मानव गुर्दे में पत्थरी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। भैया जो मानव गुर्दा है आप लोगों का, जो ह्यूमन अपना क्या बोलते हैं, किडनी जो है, ये रही जी किडनी, ठीक है, किडनी जो है, तो देखते हो ना बहुत लोगों के गुर्दे में पत्थरी पड़ जाती है, किडनी में क्या स्टोन पड़ जाता है, किडनी में स्टोन पड़ जाता है, जिसको अपन पत्थरी बोल देते हैं। हिंदी भारत में अपन इंडिया में क्या बोल देते हैं कि पत्थरी हो गई भैया, किडनी स्टोन हो गया, ठीक है, किडनी में स्टोन हो गया, ठीक है, किडनी में स्टोन हो गया तो उसको अपन लोग पत्थरी बोल देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसके कारण होती है, जो पत्थरी जो बनती है वो किसके कारण होती है, तो आप लोग क्या बताओगे भैया, कैल्शियम एसिटेट की वजह से, या कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, या फिर सोडियम एसिटेट की वजह से, या फिर सोडियम बेंजोएट की वजह से। तो भैया बताओगे कि सर सोडियम बेंजोएट तो वो खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखता है, वो वाला है, ये तो नहीं होगा। लेकिन यहां पे एक चीज है, कौन से वाली, जो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, ऑप्शन बी, ये रहा जी, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ना, ये जो आपकी किडनी में स्टोन बनता है ना, जो पत्थरी बनती है, ठीक है, दर्द होता है पेट में भयंकर वाला, तो पत्थरी के लिए जिम्मेदार कौन है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। अच्छा अब जानना चाहता हूं कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला, देखें किस किस को पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला जो पत्थरी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये वाला कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग जितने बता पा रहे हो चलो अच्छी बात है, CaC2O4 क्या होगा भैया, CaC2O4 होता है, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलोगे, ये रहा कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसी की वजह से, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से क्या होता है, अपने पेट में जो अपने किडनी में, गुर्दे में क्या पत्थरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है। समझ में आ गई हो तो बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोगों को करते रहना भैया, अपने चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों को कर ही देना है, ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है। अभी देखो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज ए मशरूम, कि भाई मशरूम या फिर हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं उसको, कुकुरमुत्ता क्या है, मशरूम क्या है, मशरूम क्या है जल्दी से बता दीजिए। तो मशरूम को एज ए फूड भी यूज करते हैं, एज ए वेजिटेबल भी यूज करते हैं, सब्जी के रूप में भी खाते हैं कुकुरमुत्ते को भैया। तो वो एक्चुअली है क्या, वो फंजाई है, कवक है, या फिर कोई प्लांट है, कोई पौधा है, या फिर कोई एनिमल है, पशु है, या फिर कोई जीवाणु है। जैसे राजस्थान में तो उसको सांप की छतरी वगैरह ऐसे भी कुछ बोल दिया जाता है, ठीक है, तो वो आप लोग उससे वहां से आइडिया ये मत लगा लेना कि वो एक प्रकार का कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, ऐसे नहीं है जी, बिल्कुल मैं भी बता देता हूं। देखो कुकुरमुत्ता जो होती है, मशरूम जो होती है, उसको बोलते हैं फंजाई, वो एक प्रकार का कवक होता है, क्या होता है, फंजाई होता है भैया, कवक होता है। तो आप लोग क्या बताओगे, मशरूम एक प्रकार का क्या है भैया, कवक है, फंजाई है वो एक प्रकार की। समझ में आ गई बात। और यूज कहां करा जाता है मशरूम का, एज ए वेजिटेबल, इसका सब्जी के रूप में भी यूज करा जाता है भाई, सब्जियों के रूप में भी, और एज ए फूड भी इसका यूज करा जाता है, एज ए फूड भैया, फूड के रूप में भी अपन लोग क्या करते हैं, जहां जहां भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फूड या फिर सब्जियों के रूप में मशरूम को क्या यूज करा जाता है। और ये है क्या, ये एक फंजाई है, एक कवक है। समझ में आ गई। तो आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, भैया डीएनए में कौन सी वाली शुगर, ग्लूकोज रहता है, फ्रक्टोज रहता है, या फिर डिऑक्सीराइबोज रहता है, या फिर राइबोज रहता है। तो सीधे से बता दोगे कि सर हमें तो नाम से ही पता है, क्योंकि क्या रहता है इसमें, डिऑक्सीराइबोज, और डीएनए को डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यही तो होता है। तो आप लोग क्या बता दोगे, इसमें कौन सी शर्करा रहेगी, कौन सी वाली शर्करा रहती है, तो आप लोग बता दोगे डिऑक्सी
डीऑक्सी राइबोज शर्करा रहती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर सर, किसके अंदर, ये रहा डीएनए और डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसमें होती है। समझ में आ गई आप लोगों के बात। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, आगे वाले क्वेश्चन पे अपन लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी जल्दी से करिए भाई, ये वाले जो क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ।